Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will start the nephrology. Okay. So first of all, देखते हैं what are the indication of the urgent dialysis. Urgent dialysis की क्या indication होती है? मेडिसिन की वार्ड में इस तरह के बहुत से पेशेंट्स आते थे कि उनको हम कहते थे कि आपने अर्जेंट डायलिसिस करवाना है. अब वो क्यों करवाना है? It doesn't mean कि अगर किसी का क्रेट ज़्यादा आया है, यूरिया ज़्यादा है तो यू विल से आप अपना डायलिसिस करवा लो. नहीं, हमने देखा इसकी स्पेसिफिक इंडिकेशन होती है फॉर द अर्जेंट डायलिसिस में क्या क्या होती है. अगर तो रिफ्रैक्टरी एसिडोसिस टू द बाइकार्ब, सोडियम बाइकार्ब, या फिर उसको हाइपरकैलेमिया हो रहा है, रिफ्रैक्टरी या हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है, या फिर उसको इंटॉक्सिकेशन हो गया, सैलिसिलेट, मेथानल, एथाइलिन है, इसोप्रोपाइल, इनमें से किसी की भी. ठीक है. या फिर रिफ्रैक्टरी वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है तो डायरेटिक्स है, उसके बाद उसको ओवरलोड स्टार्ट हो जाता है. ठीक. यूरीमिया के पेशेंट में अगर यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस है, एनकैफ में चला गया पेशेंट, रिफ्रैक्टरी ब्लीडिंग हो रही है टू द डेस्मोप्रेसिन, यूरीमिक जो न्यूरोपैथी है उसकी बेस पे. ठीक है. और दूसरा एंड स्टेज रीनल डिजीज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप डायलिसिस करवा रहे हो, लेकिन डायलिसिस के बाद क्या होगा, उसको फिर भी हाइपरकैलेमिया आ रहा है, देन यू विल स्टार्ट द हीमोडायलिसिस. ठीक है. तो इंडिकेशन क्या है अर्जेंट डायलिसिस की? अगर रिफ्रैक्टरी एसिडोसिस हो, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, इंटॉक्सिकेशन हो गया आइदर टू द एनी एजेंट, एंड रिफ्रैक्टरी वॉल्यूम या फिर ओवरलोड हो रहा है टू द डायरेटिक्स, और फिर यूरीमिया इसमें ज़्यादा कॉमन है. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द हाइपरकैलेमिया. इसका नेम पता चल नेम से ही आइडिया हो रहा है कि पोटेशियम लेवल जो है वो ज़्यादा होगा. अब इसकी आपने कब कहते हैं हम हाइपरकैलेमिया होगा, अगर 6.5 से ज़्यादा हो. वैसे इसकी 4.5 से 5.5 तक होता है, लेकिन अगर 6.5 से ज़्यादा होगा देन विल से पेशेंट हैज़ अ हाइपरकैलेमिया. अब इसमें आपको स्पेसिफिक जो है जब आप ईसीजी करवाते हो तो उसके अंदर टॉल टेंटेड टी वेव्स मिलेंगी V3 और V4 में. ठीक है. इसका नेक्स्ट स्टेप उन्होंने वही ईसीजी करवाएंगे. अब इसको जब टॉल टी वेव्स मिल रही है आपको ईसीजी के ऊपर, तो आप क्या उसमें देते हो? अब अगर हम इंसुलिन का डायबिटिक पेशेंट के अंदर हम इंसुलिन देते हैं. अब इंसुलिन का क्या काम होता है? एक तो आपका पेरिफेरल यूटिलाइजेशन करवा देते हैं ग्लूकोज की, दूसरा क्या करते हैं, पोटेशियम को इन करवाते हैं. तो जब भी पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होगा देन यू कैन यूज़ द इंसुलिन फॉर द पोटेशियम इन. ठीक है. इसमें अब सेल शिफ्टर बता दिया उन्होंने, इंसुलिन विद IV डेक्सट्रोज दे सकते हैं. ठीक है. एल्बिट्रोल, नेबुलाइजर देते हैं. ये सारी क्या करते हैं, पोटेशियम को सेल के अंदर इन करवाते हैं. सोडियम बाइकार्ब ओनली द लो पीएच. और इनिशियली आपने इसको कार्डिक स्टेबलाइजर देते हो, क्योंकि जो आपका हाइपरकैलेमिया पोटेशियम अगर ज़्यादा होता है तो पेशेंट जो है वो कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है. ठीक है. इसलिए जब डीके का पेशेंट होता है ना, तो उसके अंदर आपने पोटेशियम के एम्प्यूल्स भी उसमें डाले होते हैं. तो ये कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो डीके से तो नहीं मरता, लेकिन क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है. इसलिए पोटेशियम पे आपने मेन कीप ऑन आए. ठीक है. इसमें इनिशियली आपने कार्डिक स्टेबलाइजर जो कि IV कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हो. लास्ट फिर आप उससे अगर इससे भी ट्रीट नहीं हो रहा है देन क्लियरेंस के लिए आप रेजोनियम या फिर फुरासेमाइड यूज़ कर सकते हो. अगर ईसीजी के ऊपर कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही देन आप इंसुलिन और IV ग्लूकोज दोगे, और अगर लो पीएच है देन उसको एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए आप उसमें बाइकार्ब दे दोगे. ठीक है. अगर इफेक्ट अगर आपने 3 टाइम्स ट्राई कर लिया देन आप हीमोडायलिसिस करोगे, और ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरकैलेमिया एज अ पोटेशियम KCl से रिप्लेस करते हो. देन विल सी द हाइपोनेट्रीमिया. इसको आपने इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 135 से 145 होती है, और अगर 135 से कम होगी देन हाइपोनेट्रीमिया, और 145 से ज़्यादा होगी तो हाइपरनेट्रीमिया. अब इसमें हाइपोनेट्रीमिया में देखो सोडियम जो होता है वो आपके आप ये कह सकते हो कि आपके फ्लूइड का लेवल जो है वो मेंटेन रखता है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, आपकी वेसल्स को की मेन टोन जो है वो मेंटेन रखेगा. ठीक है. अगर वो कम हो गया तो पेशेंट का BP जैसे लो हो जाता है, उसको हाइपरटेंशन होगी, कोमा, एनोरेक्सिया, लेथार्जी, रिफ्लेक्सेस भी इसमें स्लो जाते हैं, डिलेड होंगे, सीजर्स हो सकते हैं, हेडेक, क्रैम्प्स. ठीक है. इसमें आपने सीरम ऑस्मोलैरिटी ऐसा उसमें वॉल्यूम स्टेटस चेक करते हो. ईसीजी के ऊपर भी ईसीजी के एबीजीज के अंदर भी आप देख सकते हो. सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा के देख सकते हो. अगर तो पेशेंट को हाइपोवोलीमिया है, देना यूरिन सोडियम अगर तो 30% से ज़्यादा तो रीनल लॉस, अगर लेस देन 30% है मतलब एक्स्ट्रा रीनल जैसे वॉमिटिंग, डायरिया इसमें आ रहा है, आप इसमें पेशेंट को हाइपोवोलीमिया है तो आप उसको फ्लूइड दोगे ना, आइसोटोनिक से लाइन देते हो. और अगर यूवोलीमिक पेशेंट है, लेस देन 100% लाइक डाइल्यूटेड यूरिन है जिसमें साइकोजेनिक पॉलीडिप्स आ सकते हैं, SIDH, डार्क यूरिन आ रहा है. ठीक है. कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड ये सेम है, तो इसमें आपने यूवोलीमिया के अंदर आप वाटर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो. दूसरा हाइपरवोलीमिया के अंदर क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो गया, उसमें मतलब 30% लॉस हो रहा है, और दूसरा जो है उसके अंदर सिरोसिस ऑफ कार्डिक फेलियर की वजह से भी उसका एक्स्ट्रा रीनल हो जाएगा. इसमें आपने क्या देना होता है पेशेंट को, वॉल्यूम ज़्यादा हो, वॉल्यूम को कम करने के लिए आप डायरेटिक्स होगे, वॉल्यूम कम है तो सलाइन दोगी, यूवोलीमिक है तो वाटर को रिस्ट्रिक्ट करोगे. ठीक है. अब इसमें ऐसा ये EDH वैसे क्या करते हैं, EDH ये करते हैं ना, सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाते हैं. तो इसमें सोडियम वाटर की एब्जॉर्प्शन और पोटेशियम की एक्सक्रीशन. लेकिन ये है ऐसा EDH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट EDH, मतलब EDH नहीं सही काम कर रहा तो आपका वो सोडियम और पोटेशियम जो है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी, पोटेशियम की सेक्रेशन ही होगी. ठीक है. इसमें आपने रूल आउट करना होता है हाइपोथायराइडिज्म के क्यों हो रहा है, एड्रेनल इनसफिशिएंसी तो नहीं, आप इस पर डायग्नोसिस बनाओगे. हाइपोनेट्रीमिया देन उसमें CNS के सिम्टम्स, सीजर्स तो नहीं आ रहे, हेडेक तो नहीं है. ठीक है. दूसरा आपने इस पे सोडियम का जो लेवल देखोगे फर्स्ट फॉरवर्ड के अंदर, फिर आप इसमें हाइपरटोनिक कम होगा तो फिर आप हाइपरटोनिक से लाइन दे देते हो. अब इसमें नेक्स्ट मैंने बताया ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि अगर ये सिंड्रोम हो जाए तो उसमें डीमाइलिनेशन हो जाती है नर्व्स की, जिसकी वजह से पेशेंट को वीकनेस होगी, डिप्लोपिया, डिसार्थिया, पैराप्लेजिया होगा. ठीक है. इसको आप कैसे डायग्नोस करते हो, ऑन द MRI. ओवर करेक्शन में इसमें नो साइंस ऑफ द ऑस्मोटिक, इस तरह के कोई साइन नहीं आ रहे, और ओवर दी करेक्शन है देन आप उसमें जो भी आप फ्लूइड दे रहे हो उसे स्टॉप कर दो, और इसके अंदर डेक्सट्रोज वाटर देते हो. ठीक है. नेक्स्ट है सीधा अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस. सिस्टाइटिस जो है बेसिकली हम ब्लैडर को बोलते हैं. अब इसमें सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो गई है. अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस में ये होगा, पेशेंट कहेगा कि मुझे डिसयूरिया है, मिक्चुरेशन के दौरान ड्यूरिंग द मिक्चुरेशन पेशेंट को पेन होगी विदाउट द फीवर है. अनकॉम्प्लिकेटेड है ना, इसमें फीमेल है, नॉन प्रेग्नेंट है, मेडिकली फ्री हो सकते हैं. इसके अंदर आपने जो जब भी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया तो आप उसमें क्या देते हो, नाइट्रोफेरेन, टॉनियो, ट्राइमेथोप्रिन, ये फर्स्ट लाइन होता है. ठीक है. और अगर इन्फेक्शन है जैसे उसको पेन है, फीवर हो गया, देन आप सेकंड लाइन में अमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन ऐड करते हो. ठीक है. और जिसमें जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर आपने ये नहीं देना होता है, ट्राइमेथोप्रिन. अब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस में क्या है कि डिसयूरिया है विदाउट द फीवर. ठीक है. इसमें मेल, प्रेग्नेंट, रीनल, ट्रांसप्लांट, रीनल एनोमलीज या फिर डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर आपने अनकॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड आपने यूरिन का कल्चर करवाना होता है. एक कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाओगे, उसके अंदर कल्चर के अंदर देख लेना है कौन सा बैक्टीरिया है. फिर उसके अंदर 5 to 7 डेज के लिए कॉम्प्लिकेटेड में आपने सिप्रोक्सिन देते हो. अब OPD में जो भी पेशेंट आते हैं मोस्टली यही देते हैं ना, सिप्रोक्सिन या फिर ट्राइमेथोप्रिन, ये सेकंड लाइन में आ जाता है. ठीक है. और सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो सेकंड ट्राइमेस्टर में ट्राइमेथोप्रिन देते हो. ठीक है. और बिफोर द डिलीवरी लास्ट 30 डेज के अंदर आपने नाइट्रोफेरेन टॉइन देना होता है. बीटा लैक्टेम के अंदर आप सिर्फ अमोक्सिसिलिन और सेफेलेक्सिन दे सकते हो, जिसके अंदर जो हम सेफिडल देते हैं.
इसमें नॉट गिवन इन द प्रेगनेंसी के अंदर आपने मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन नहीं देने। इसको याद रखना। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन कौन से हैं? सिप्रोक्सिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल। ठीक है। अब अनकॉम्प्लिकेटेड पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या? एक होता है पायोनेफ्राइटिस और एक होता है पाइलोनेफ्राइटिस। पायोनेफ्राइटिस में होता है कि पस आ जाती है, लेकिन पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर जो नेफ्रॉन, जो किडनी का पोर्शन होता है ना, वो इन्वॉल्व हो जाएगा नेफ्रॉन्स का। इसमें फीवर, फ्लैंक पेन, डिस्यूरिया, नॉर्मल किडनी, और इसमें नॉर्मल किडनी फंक्शन है, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है इसके अंदर। अनकॉम्प्लिकेटेड पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर, ये अनकॉम्प्लिकेटेड है वो, इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। इसमें ब्लैडर के साथ साथ आपकी किडनीज भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसमें फीवर है, फ्लैंक पेन है, डिस्यूरिया होगा, किडनी फंक्शन नॉर्मल है और अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल होगा। ठीक है। इसमें वही आप कल्चर करवाओगे, यूरिन एनालिसिस करते हैं। इसमें 10 डेज में आपसे प्रोक्सिन दे दो, अगर प्रेग्नेंट होता है आप सेफ्ट्राक्सोन या फिर मीरोपेनम दोगे। कॉम्प्लिकेटेड पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन होगी है? इसमें क्या होगा कि वही किडनी का फंक्शन, वैसे नॉर्मल का किडनी और फंक्शन था ना, किडनी नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड पे उसका फंक्शन भी नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई इशू आएगा, लाइक उसका क्रेट ज़्यादा है, आ गया, लो ब्लड प्रेशर है, पेरिनेफ्रिक एब्सेस बन सकती है ऑन द अल्ट्रासाउंड। आपको किडनी अल्ट्रासाउंड पे भी नॉर्मल नजर नहीं आ रही, आपने उसका फंक्शन टेस्ट करवाया, उसमें भी क्रेट ज़्यादा था, तो इसमें 14 डेज के लिए आपने कॉम्प्लिकेटेड के अंदर 14 डेज के लिए आपने आवी जो है वो देनी होती है, मीरोपेनम, सेफ्ट्राक्सोन, ग्लाइकोसाइड। ठीक है। सिप्रोक्सिन, प्रेग्नेंट है देन मीरोपेनम देंगे। अब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है? एक्यूट वही है कि लाइक विद इन वीक्स में होगा। इसमें क्या होगा, ट्यूब्यूल्स जो है उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, ग्रैनुलर मडी कास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बॉडी एमसीक्यू आता है कि एटीएन के अंदर किस तरह की कास्ट मिलेगी। इसमें नेक्रोसिस क्यों होती है? सबसे पहले इस्कीमिया होता है, फिर उसके बाद नेक्रोसिस होती है, देन फिर इन्फार्क्ट बनता है। तो पहले इस्कीमिया होगा। इसमें कैसे होता है, अगर प्रोलॉन्ग, अगर कोई ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो उसके अंदर स्वेयर प्रोलॉन्ग इस्कीमिया होगा, फ्रॉम द हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपोवोलेमिया। इसको आप कैसे चेक करते हो? कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। ठीक है। इसमें गिविंग प्रिवेंट बाय गिविंग द प्री, और आपने फ्लूइड जो उसको अवॉइड करना है, प्रिवेंट करने। गाउट में हो सकता है अगर पेशेंट ने कोई भी एंटीबायोटिक वजह टॉक्सिन एक्ट की है। ठीक है। कोई पिगमेंट जैसे रेप्टोमायोसिस है, हाइपोबिलिरुबिनीमिया। रेप्टोमायोसिस में वही मसल जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है, वो प्रोटीन जो किडनी से पास करती है, तो वो किडनी को नेक्रोज कर देती है। ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स।